Bismillahirrahmanirrahim. Subsequent measurement of property, plant and equipment. This is our topic today. Briefly I'll discuss about कि जी हमारा cost model क्या है और उसके बाद revaluation model क्या है. Cost model is simply cost of the asset minus accumulated depreciation of the asset and accumulated impairment losses of the asset as well. आसान समझने के लिए फ़िलहाल impairment losses को साइड पर कर देते हैं ताकि कुछ बिगनर्स भी अगर मुस्तफ़ीद होना चाहें तो उनको ईजी लगे बात, जिन्होंने impairment of asset नहीं पढ़ी हुई. तो हम यूँ कहते हैं कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो जो बचता है वो हमारी नेट बुक वैल्यू. ये कॉस्ट मॉडल की बात है. ईयर्स ओवर ईयर्स आप कॉस्ट वुड रिमेन द सेम माइनस इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेफिनेटली इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. आप लेस करते चले जाएं, अल्टीमेटली द डे विल कम जबकि आपकी नेट बुक वैल्यू या तो नील हो जाएगी या रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाएगी. अब यहाँ पर वो स्टेज आती है जो कि अमूमन स्टूडेंट्स या बाज़ औक़ात जिनकी इतनी डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं होती, वो प्रोफेशनल्स भी समझते हैं कि शायद अब रीवैल्यू करना लाजमी हो गया. ऐसा नहीं है. अगर आप IAS 16 के रीवैल्यूएशन मॉडल में नहीं जाना चाहते, कॉस्ट मॉडल में ही रहना चाहते हैं, तो आप इस एसेट को हमेशा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे प्रेजेंट करते रहें. भले उस साल आपने कोई डेप्रिसिएशन अब नहीं ली, ऑब्वियसली जब आपका 100% डेप्रिसिएट हो गया, मींस 100 रुपीज़ का एसेट है कॉस्ट उसकी और 100 ही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो आप 100 से ज़्यादा तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते ना. तो आप 100 माइनस 100 करके नील वैल्यू पर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जब तक वो एसेट आपको बेनिफिट दे रहा है, देता चला जाए. कॉस्ट मॉडल पे आपने पीछे किया हुआ था. तो यूं आप रीवैल्यूएशन मॉडल कोई मस्ट नहीं है आप पर कि जी आपने लाजमन उसको अपनाना है. अब बात यह है कि रीवैल्यूएशन मॉडल क्या है. मैनेजमेंट का डिसीजन कि हम अपने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम्स को फेयर वैल्यू पर प्रेजेंट करना चाहते हैं. लिहाजा वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने एसेट को, जब वो डिसाइड करेंगे, अपने एसेट को नेट बुक वैल्यू से उठाकर उस डेट की नेट बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वहाँ से उसको उठाकर फेयर वैल्यू के बराबर ले आएंगे. अब जब ये काम करना है तो आपने उस इंटायर क्लास ऑफ एसेट के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल को अप्लाई करना है. मींस आपके पास अगर 10 बिल्डिंग्स हैं तो आपने 10 की 10 बिल्डिंग्स पे रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है. किसी एक बिल्डिंग पे रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं होगा. इसी तरह पे प्लांट एंड मशीनरी, तमाम की तमाम आइटम्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो हैं, those would be subject to revaluation calculation then. तो तरीका कार क्या होगा कि जिस तारीख को आपने रीवैल्यूएशन करना है उस तारीख तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को मुकम्मल करेंगे और उन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को ट्रांसफ़र कर देंगे आप उस एसेट के अकाउंट में. ऑब्वियसली एसेट रिड्यूस होकर अपनी नेट बुक वैल्यू पर आ जाएगा और अब उस नेट बुक वैल्यू को आप इंक्रीज़ करेंगे फेयर वैल्यू पर. हाँ, अगर डिक्रीज़ हो रहा है फेयर वैल्यू पर तो फिर डिक्रीज़ करेंगे. अब उस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को कैसे अकाउंट फॉर करना है. इंक्रीज़ इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, डेबिट होगी एसेट के अकाउंट में, क्रेडिट होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में. और वो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट इक्विटी में जाकर बैलेंस शीट आइटम बनेगा ओनर्स इक्विटी के अंदर, लेकिन जाएगा बरास्ता OCI. ये बात याद रखिएगा. अब बरास्ता OCI जाने का मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उसको सिर्फ हमने शो करना है,
कोई उसका डेबिट या क्रेडिट इम्पैक्ट ओसीआई में नहीं है। डेबिट इम्पैक्ट एसेट में है, क्रेडिट इम्पैक्ट ओनर्स इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर बरास्ता ओसीआई। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस हो जाता है तो ऑब्वियसली एसेट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे आप रिवैल्यूएशन लॉस, स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस आउट हो जाएगा वो। अब हल्की सी यहाँ पर एक एहतियात ये करनी है कि अगर वो एसेट फर्स्ट टाइम रीवैल्यू नहीं हो रहा, पिछले साल या सालों में रीवैल्यू हो चुका था और उसका पहले से रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद था, तो हम उस रीवैल्यूएशन सरप्लस को पहले एलिमिनेट करेंगे और उससे ऊपर का जो लॉस होगा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। इन द सेम वे अगर रीवैल्यूएशन गेन आपका अब आ रहा है, पहले से वो रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट फॉर हो चुका हुआ था पिछले साल या सालों में, तो टू द एक्सटेंट जितना रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट फॉर हो चुका हुआ था पहले उसको एलिमिनेट करने के लिए इस साल की रिवैल्यूएशन गेन प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे और उससे ऊपर की जो रिवैल्यूएशन गेन का इम्पैक्ट होगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपकी रिटेन्ड जो आपकी ओनर्स इक्विटी है उसका हिस्सा बनेगा और बरास्ता जाएगा वही ओसीआई के। आई ट्रस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड रीवैल्यूएशन लॉसेस को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। थैंक यू।